तो हमारे पास और नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें मिलते हैं कैसे। द एनर्जी इज फ्री, है ना। फ्री कैसे कि वेव एनर्जी से मिली हुई एनर्जी और एनर्जी का प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, वो फ्री है। उसमें हमें अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। बस हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, एक अपनी तरफ से एक इंस्टॉलेशन किट वहां पे लगानी पड़ेगी, जिसकी की कॉस्ट हमें स्टार्टिंग में बियर करनी पड़ेगी। एंड देन आफ्टर वी आर नॉट सपोज टू पुट एनी sort of the input by which we are producing the electricity, or we are converting this wave energy into the mechanical or the electrical energy. So बेस्ट एडवांटेज इसका क्या है कि द एनर्जी इज फ्री, नो फ्यूल नीडेड। ऐसा नहीं है कि आपको कोल को बर्न करना पड़ रहा है, लकड़ी, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को बर्न करना पड़ रहा है टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस द एनर्जी। और बड़ा अच्छा एडवांटेज क्या है इसका कि देर इज नो वेस्ट प्रोड्यूस, है ना। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि दैट वी आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ द रेजिड्यूज बाय विच वी कैन पोल्यूट द एनवायरमेंट, है ना। कोल में क्या है कि देर इज अ रेजिड्यू, लकड़ी में क्या है, देर इज अ रेजिड्यूज। और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हमें रेजिड्यूज मिलता है और अल्टीमेटली हमें उसे डंप करना पड़ता है नेचर में। और नेचर में डंप करने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसका डिकम्पोजिशन जो कैपेसिटी है और जो प्रोसेस है वो बहुत इजीली फॉलो हो रहा है, नहीं, इट विल टेक लॉन्ग टाइम to convert into the fossil fuel. So waste generate नहीं हो रहा है और it's a free. There is no fuel needed to generate electricity with the help of the wave energy. Not expensive to operate and maintain. ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अभी मैं आई विल टेल यू द टाइप्स ऑफ द वेव एनर्जी, मतलब इसमें क्या क्या आइटम्स हम यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमारा सी स्नेक यूज होता था, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, बट एज फर्दर रिसर्च provided, so definitely we are at a certain point where exactly we can put certain product by which we are getting a more and more energy with the help of the wave energy, but maintenance cost is too low. Simple. Okay. So not expensive to operate and maintenance, है ना। expensive operate करने का मतलब क्या है कि there is no more labor cost by which we are operating this wave energy product. Okay. थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि कैन प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली। Yesterday when I was reading about the wave energy, so I come to the conclusion that uh, some researchers said about it that if we are using total ocean as a wave energy, definitely we can produce approximately 35 to 40% of the total energy needed for the worldwide. Okay. And some researchers are saying that approximately 20% of the energy we can produce with the help of the wave energy, and wave energy is converted into the mechanical or the electrical energy for the worldwide production. Okay. तो बड़ी अच्छी चीज है कि हमें इसमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं है, वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, और लगभग लगभग हम 30% तक का टोटल वर्ल्ड की जो कैपेसिटी है या यूजर्स है या कंजप्शन है एनर्जी का, उसकी हम भरपाई और कंपनसेट उसको हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेव एनर्जी। फ्री है, कोई काम नहीं है, वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अच्छी चीज है कि बहुत सारा इको फ्रेंडली है ये, ठीक है ना, और इसमें कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी कम है, लेकिन पैरेलली इसकी डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ रही होंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेव एनर्जी। तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये कि इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर और सर्टेन लोकेशंस वी आर सर्चिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि वेव एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आप घर में एक पॉन्ड या गांव के जो छोटे पॉन्ड होते हैं उनका आप इस्तेमाल करके वेव एनर्जी का कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं, इट विल टेक अ ह्यूज और मैसिव ओशियन टू प्रोड्यूस द वेव एनर्जी। तो सुटेबल टू सर्टेन लोकेशंस ओनली, है ना। तो बिगेस्ट disadvantages to getting your energy from the wave is location, है ना। तो अधिकतर वही मिलेगी। एज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है तो वो है हमारी गुजरात में, है ना। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हम गुजरात में या कहीं ऐसी जगह, कन्याकुमारी है हमारी, या आपका हुगली है वेस्ट बंगाल, या मैरिन ड्राइव है हमारे पास में, मैरिन बीच जिसको हम कहते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई। तो यहाँ पर हम लोग अपनी वेव एनर्जी को माउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन टेरेन होने की वजह से वेव ज़्यादा जनरेट होती है, बिकॉज देर इज हाइएस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लो ऑफ द विंड ब्लोज देयर। ओके। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि सर्टेन लोकेशंस पे ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस टू गेटिंग योर एनर्जी फ्रॉम द वेव इज लोकेशन, है ना। सो ओनली पावर प्लांट्स इन टाउन नियर द ओशन विल बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम इट, है ना।
सो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उसके आसपास उस कोस्टल एरिया में हमें, जो छोटे गांव हैं हमारे जहाँ 40 घर हो 50 घर हो, तो उनको हम वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली उसका बेनिफिट ले पाए। ओके। और क्या हो सकता है कि उसके आसपास उस कोस्टल एरिया में हम लोग पावर प्लांट्स को अपने माउंट कर दें या डिप्लॉय कर दें ताकि उस एनर्जी को हम स्टोर करके पावर ग्रिड की हेल्प से आगे ट्रांसफर कर पाए। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन मैरिन इकोसिस्टम। डेफिनेटली हम अगर कुछ छेड़खानी हम लोग कर रहे हैं ओशन के साथ में, तो इट कैन अफेक्ट द मैरिन इकोसिस्टम, है ना। इवन इट कैन अफेक्ट द शिपिंग लाइन ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं सी स्नेक की बात करूं, जैसे कि मैं भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, तो वो सी स्नेक की जो चेन है वो इतनी लंबी होती है कि उसकी वजह से हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है कि जो शिप का हमारा पाथ है उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। ओके। और मैरीन इकोसिस्टम मतलब क्या है कि फिशरी, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और जितनी वाटर फ्लीज हमारे एग्जिस्ट करती है हमारे ओशन में, तो डेफिनेटली समहाउ दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय दी this wave energy. Okay, so effect on the marine ecosystem means as clean as wave energy is, it still create hazard for some of the animals near it. ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। ओके। और क्या हो सकता है कि डिपेंड ऑन द वेव्स, है ना। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वेव्स पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वेव्स हमारी क्रिएट होंगी उतनी तेज हमारी टरबाइन मूव करेगी। जितनी तेज हमारी टरबाइन मूव करेगी उतना ज्यादा एनर्जी और जनरेटर का जो रोटर है हमारा वो मूव करेगा, और जितना ज्यादा रोटर हमारा मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज मच एज। ओके। सो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो वेव्स पर रहती है कि जैसे जैसे वेव्स हमारी चलेंगी ऐसे ऐसे हमें एनर्जी मिलेगी। सो डिपेंड ऑन द वेव्स, sometimes you will get lots of the energy, sometimes almost nothing, है ना। कैसे nothing? जब हमारे पास में वेव्स है ही नहीं, हवा चल ही नहीं रही है, विंड नहीं है, तो देर इज नो प्रेशर, देर इज नो प्रेशर, देर इज नो विंड, so there is no waves. There is no waves means there is no rotation of the turbine. So there is no rotation of the turbine means that there is no rotation of the rotor of the generator. So it will not produce sometime the energy. So dependency is completely upon the waves, है ना। Third point, second point हमारा need is suitable sites. As I told you that at a certain location we can deploy it only. Okay, where waves are कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, ऐसा नहीं है कि ओपन टेरन वाला कोई ओशन हमारे पास में है वहां पे हम इसको माउंट कर दें। नहीं, वी हैव टू सर्च आउट विच काइंड ऑफ द कंडीशन देर इज अबाउट द विंड। तो हवा की क्या कंडीशन है वहां पे, हवा कितनी तेज चलती है, 15 किलोमीटर पर आवर जैसे विंड के लिए मुझे आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। जितनी ज्यादा हवा मेरी चलेगी उतना ज्यादा वेव जनरेट होंगी, जितनी ज्यादा वेव जनरेट होगी उतनी तेज मेरी टरबाइन मूव करेगी। सो नीड सुटेबल साइट्स ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि दैट वी आर डिपेंडेंसीज अपॉन दी ओशन ओनली। ओशन के साथ साथ में हमारा ऐसा टेरेन होना भी जरूरी है जहाँ पे हमारी हवा चले। थर्ड पॉइंट, मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड वेरी रफ वेदर। ओके। तो इसकी विदस्टैंड कैपेबिलिटी रफ वेदर के साथ होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि देखिए अगर बारिश या कुछ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दी विंड, और विंड हमारी अफेक्ट होगी तो वेव्स भी हमारी अफेक्ट होगी। ओके। फिर आते हैं, अब है मेरे पास में कि द डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग टू क्रिएट द वेव एनर्जी। ओके। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा और आप लोग गाइस देख रहे हैं अपनी स्लाइड्स को, क्योंकि मैं स्क्रीन को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ इधर। कोई मुझे एक्नॉलेज करेगा उधर से, एनी स्टूडेंट? Yes, आप लोग देख पा रहे हैं जो स्लाइड्स मैंने आप लोगों को भेजी थी, विकास? गुड 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 गुड। सो मैं वापस आता हूँ। कुंदन ने ज्वाइन नहीं करा है ना, नहीं कर पाया ना ज्वाइन कुंदन? ओके। ठीक है। सो सबसे पहला टाइप हमारे पास में यहाँ दिखता है आपको, सरफेस अटेन्यूएटर का। दिख रहा है? सरफेस अटेन्यूएटर, है ना। सरफेस अटेन्यूएटर ऑल ऑल्सो कॉल्ड एज ए पेल्मिश। तो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, बट लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस सरफेस अटेन्यूएटर। अटेन्यूएटर इज द थिंग विच attenuate or to create the hurdle for anything. Okay, so as we are talking about the microwave, माइक्रोवेव में हम जो attenuator यूज करते हैं तो वो वेव्स को attenuate करता है, रोक लेता है।
देर इज सर्टेन लिमिटेशंस कि मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज केवल पास करनी है, देन आफ्टर इट हैज टू बी ब्लॉक, सो वी नीड एटेन्यूएटर। सो एटेन्यूएटर एक बाधा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हम बात करें सरफेस एटेन्यूएटर की, तो सी का जो सरफेस है उस सी के सरफेस के ऊपर हम इस सरफेस एटेन्यूएटर को डाल देते हैं। ये क्या है, इसका एक नाम है सी स्नेक। इसी को सरफेस एटेन्यूएटर को हम सी स्नेक भी बोलते हैं। सी स्नेक का क्या मतलब है कि ये एक लंबी लाइन की तरह होते हैं कि देर इज लोट्स ऑफ पाइप ज्वाइंट टुगेदर। ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन नजर आ रहा है, दीज आर द स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये 3 टुकड़ों में आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे ही ये कम से कम 50 60 100 तक टुकड़े हो सकते हैं। तो इसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाती है और इसको हम समुद्र के अंदर डाल देते हैं। तो अब क्या होगा कि इन टुकड़ों का मतलब सीधा सीधा यही है, और बीच में हमने इनमें स्प्रिंग्स लगाए हैं, और स्प्रिंग जो है हमारे फुल्ली कनेक्टेड है हाइड्रोलिक पावर से, ठीक। अंदर का जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, तो अंदर के सिस्टम में हम सीधा सीधा बताएं कि जैसे जैसे वेव्स आएंगी हमारी, ऐसे से ये टुकड़े हमारे हिलते हैं, और जैसे जैसे ये हिलेंगे तो ये स्प्रिंग जो दिख रहे हैं आपको, जिसको कि हमने सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक सस्पेंशन, तो ये मूव करते हैं। क्योंकि ऊपर नीचे होंगे तो अंदर इसके जो सिस्टम लगा है उस ऊपर नीचे होने की वजह से अंदर ये हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करेगा। हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से इसकी जो पूरी सर्किटरी लगी है, उस सर्किटरी के अंदर एक जगह टरबाइन भी हमने लगा रखी है। उस टरबाइन में क्या है कि जैसे जैसे ये मूव करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर से, देर इज क्रिएशन ऑफ द एयर। एयर क्रिएट होगी वहां, तो वो टरबाइन हमारी मूव करेगी जैसे जैसे हमारा वेव्स आएंगी। क्योंकि ये क्या है कि ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। टूटा हुआ मतलब क्या है कि ये कनेक्ट किया हुआ है स्प्रिंग की हेल्प से। तो इस तरीके से भी इसको हम ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये एक मैरिन लाइफ को हमारी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये जहाँ आप रखोगे डालकर, वहां पर आने वाले शिप्स को अपना पाथ डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। स्टार्टिंग में रिसर्च के टाइम पे केवल यही पता लगा था कि इस तरह के सरफेस एटेन्यूएटर या प्लेमिश या सी स्नेक्स का यूज करके हम लोग वेव एनर्जी का कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाले में मैंने आपको बताया भी है कि दिस इज अ वर्किंग मॉडल। आपको अंदर दिख रहा होगा कि एक ब्लू कलर का सिलेंडर टाइप का है ना। ब्लू कलर के सिलेंडर और ये पर्पल और ये थोड़ा रेडिश कलर का जो ट्रिपल सिलेंडर लगे हैं, दीज आर दी हाइड्रोलिक प्रेशर सिलेंडर। इनके बीच में टरबाइन लगी है, जो कि एयर प्रेशर की वजह से हमें वो टरबाइन हमारी मूव करती है ना। नीचे लिखा भी है, द मोशन इज रजिस्टर्ड बाय हाइड्रोलिक रैम्स इन ईच ऑफ द ज्वाइंट्स, जो मैंने भी बताया आपको, है ना। इसको फर्दर और एक्सपेंड किया गया, लोगों को पता लगा, बट इट विल टेक लोट्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, तो लोगों ने इसको अवॉइड किया। और दूसरा मैरीन लाइफ को अफेक्ट करता था, और तीसरा ये है कि इसमें शिप्स को अपना पार्ट डाइवर्ट करना पड़ता था, क्योंकि शिप्स भी अधिकतर वहीं आपको मिलेंगी जहाँ पे फ्लो ऑफ एयर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको फ्लोट करने में थोड़ा इजी रहता है। भले ही रोलिंग पिचिंग ज़्यादा हो रही हो वहाँ वेव्स की वजह से, बट शिप्स का भी पाथ यूजुअली वही रहता है जहाँ पे कि थोड़ा सा वो हवा का भी उसमें जो है इफेक्ट रहे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड किया गया, ठीक है ना। और ये इतनी एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता था जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। सो फिर आई एम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा ऑसिलेटिंग वेव्स सर्ज कनेक्टर, है ना। ये इस तरीके का आइटम था जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये भी फ्लोटिंग टाइप का ही होता है। यूजुअली ये ऐसा बनाया जाता है कि अगर ये एक स्टडी स्ट्रक्चर हम इसको क्रिएट नहीं कर पाए, तो हम इसको फ्लोटिंग टाइप का बना लेते हैं। तो लिखा भी है मैंने यहाँ पे जो डायग्राम है कि ऑयस्टर वेव्स एनर्जी कन्वर्टर। इसमें क्या है, नीचे वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे, जिसमें येलो कलर के सिलेंडर टाइप के लगे हुए हैं, कि जब हम इसको सी या ओशन के अंदर रख देते हैं, तो ये सिलेंडर हैं, इनके अंदर ये मूव करते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वेव्स आएगी ऐसे ऐसे मूव करेगा, अप एंड डाउन भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो जैसे जैसे रोटेट करता है, तो ये आपको दिख रहे होंगे पाइप टाइप के, तो दीज आर दी हाइड्रोलिक बेस्ड पाइप बेसिकली, है ना। सो इट विल क्रिएट अ एनर्जी बिकॉज इट विल मूव अ टर्बाइन विच इज इनसाइड इट। और ये एक वायर हमने कनेक्ट की है जिसपे लिखा है मैंने हाई प्रेशर फ्लो लाइन, है ना, विच इज कनेक्टेड टू दी पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर कन्वर्जन प्लांट। तो ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरा, कभी कभी ये यूज होता था कि इसी को हम सीधा सीधा कनेक्ट कर देते हैं हाई प्रेशर फ्लो लाइन, यानी कि इससे वेव्स से हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर से हमारा क्या है कि इस पाइप के अंदर एयर प्रेशर क्रिएट होगा। एयर प्रेशर ये सीधा सीधा हमारे
इस वाली साइड्स पे आ रहा है, और यहाँ इस साइड्स पे आने के बाद में सीधा सीधा हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो एयर प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो इट विल मूव अ टर्बाइन। ओके, और मैंने बताया आपको कि जैसे अगर हमारी वेव्स ऊपर की तरफ आ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तब भी वो हमारी टर्बाइन मूव करेगी, और जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तब भी टर्बाइन मूव करेगी, क्योंकि उसके जो फैंस हैं उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वेदर द फॉरवर्ड और द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट इट विल रोटेट इन द सिंगल डायरेक्शन। ओके, सो इसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, सॉरी। फिर आते हैं हम लोग जो बेस्ट वे है और जो सबसे ज़्यादा भी यूज़ होता है, ऑसिलेटिंग वेव कॉलम्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है। इसमें आप देख सकते हैं ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम मतलब क्या है, इसमें कि हम जो कोस्टल एरिया है वहां पर सीमेंटेड ब्रिक्स और सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल करके हम कुछ कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। उन कॉलम्स को क्रिएट करने के साथ साथ में वहां पर हमने ये आपका जो डायग्राम बना है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको दिखता है कि वेल्स टर्बाइन, ये वेल बनाया है हमने एक, जो येलो कलर की लाइन है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली कॉलम है बना हुआ। अंदर आपको ये इनकमिंग वेव्स एयर दिख रही है, वेव्स फोर्स एयर आउट ऑफ दी ओडब्ल्यूसी। ओडब्ल्यूसी मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम। ऑसिलेटिंग हमने क्यों कहा है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ रेजोनेंस, है ना। अप एंड डाउन हो रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट लुक लाइक एज अ रेजोनेंस ऑफ दी वेव्स, साइनसोइडल वेव। तो इससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जहां पर हमारी वेव्स एक बार अंदर आई, अंदर आने की वजह से क्या है कि इसके अंदर जो वैक्यूम और जो गैप रहता है, तो वहां पर हवा हमारी इंसर्ट होगी। हवा इंसर्ट होगी तो वो टरबाइन जो अंदर लगी हुई है रेड कलर के सिंबल के साथ में, तो वो हमारी मूव करेगी वापस। ऐसा तो नहीं है कि ये यहीं पे ही रिटेन रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये सस्टेन रहेगी, तो ये इट विल गो बैक। तो जब ये वापस जाती है, वापस जाने की वजह से जो एयर उसके अंदर इकट्ठी हुई थी वो वापस नीचे की तरफ डाउन होगी, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो कॉलम मेरा पर्टिकुलर है, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या है कि जितना एयर गैप हमने क्रिएट किया उस पर्टिकुलर एयर गैप में उतनी हवा आ सकती है। तो एक बार ऊपर गई तब मेरी टरबाइन मूव करी है, वही वाली वेव्स जब नीचे की तरफ जाती है तो वो हवा को भी साथ लेके जाएगी, तो हमारी टरबाइन वापस मूव करेगी। सो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा स्ट्रक्चर है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी चीज तो इसमें यही है कि हमारा जो जनरेटर है या टरबाइन है वो हमारे कंक्रीट सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में तो नहीं आ रही है हमारी टरबाइन। जनरेटर हमारा खुद पानी के बहुत दूर लगा हुआ है, तो इससे कोरोजन का जो इफेक्ट है वो हमारा कम हो जाता है। नहीं तो पानी के अंदर रखी हुई कोई भी टरबाइन अगर होगी तो डेफिनेटली वो वाटर के कांटेक्ट में आके वो 10 से 15 साल बाद हमें वी हैव टू रिप्लेस इट आउट, है ना। जनरेटर तो यूजुअली पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है, बट टरबाइन हैज टू बी कांटेक्ट विद द वाटर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि सिर्फ एयर इस कॉन्टेक्टिंग विद द एयर टरबाइन, ठीक है ना। तो वाटर का प्रेशर क्रिएट होगा इसमें, ब्लू कलर की जो आपको वेव्स दिखनी है, इससे इसके अंदर आपका एयर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन मूव करेगा। टरबाइन इज कनेक्टेड टू जनरेटर एंड देन आफ्टर देयर इज अ पावर ग्रिड। ओके, तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है और वर्ल्ड वाइड अब सबसे ज्यादा यही यूज होता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ऐसी जगह पे आप इसको लगा सकते हो, कोस्टल एरियाज पे, जहाँ पे आप इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हो। पानी के अंदर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है बार बार, ठीक है ना। और इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 ईयर्स एक बार इंस्टॉलेशन के बाद में। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा ओवर ट्रॉपिंग डिवाइसेस। ये भी एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, ओवर ट्रॉपिंग डिवाइसेस। ये भी क्या है, एक फ्लोटिंग टाइप का है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि देर इज अ रैंप, फ्लोटिंग सोर्सेज हैं यहाँ बीच में। हमने क्या लगाया है, इसकी टरबाइन लगाई हुई है, एक रिजर्वेयर बनाया है। तो वेव्स जैसे जैसे आएंगी वो रिजर्वेयर के अंदर पानी को इकट्ठा करेंगी। पानी इकट्ठा होगा तो पानी इकट्ठा होने के बाद में जहाँ से आउटलेट होगा, सी आउट लिखा भी है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ना, कि सी आउट थ्रू टरबाइन। तो जब पानी का जो लेवल है मेरा, जब उसके अंदर रिजर्वेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बढ़ने की वजह से वो जब टरबाइन के रास्ते नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ ये टरबाइन मेरी मूव करेगी। और टरबाइन जब मूव करती है तो इट इज़ कनेक्टेड टू दी जनरेटर और वो मेरा मूव करेगा। बट इसमें हमारा जो टरबाइन है यूजुअली वो वाटर के अंदर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं है पानी के, बट सम टाइम वो कांटेक्ट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से कोरोजन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं और इससे ये बढ़ सकता है।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑब्जर्वर बॉयज। पॉइंट ऑब्जर्वर बॉयज क्या है, ये भी एक फ्लोटिंग टाइप का है। इसको क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ये पॉइंट ऑब्जर्वर जो है हम ओशन की लेयर के ऊपर डाल देते हैं। और लेयर के ऊपर डालने से क्या होता है कि जैसे जैसे वेव्स मेरी अप एंड डाउन होगी, तो अप एंड डाउन होने की वजह से इसके अंदर सस्पेंशन क्रिएट होता है। और जब सस्पेंशन मेरा क्रिएट होगा तो हवा इन और आउट होगी। इन और आउट होने की वजह से वो जो एयर का प्रेशर है, इट विल रोटेट द टरबाइन। ठीक है ना। लिखा भी है यहाँ पे कि एक ड्रैग प्लेट है। ड्रैग प्लेट क्या है कि अप एंड डाउन कर रही है। ठीक है ना। अप एंड डाउन करने के साथ साथ में ड्रैग प्लेट के बराबर में जो आपने लिखा है कि हैवी बॉयज, वो हैवी बॉयज वाली जो पाइपलाइन है उसी के थ्रू हमारा एयर प्रेशर जो है क्रिएट होगा और वो अप एंड डाउन होगा। परमानेंट मैग्नेट्स हमने इसके अंदर लगाए हैं। ट्रांसलेटर हमारा है, स्टेटर है विच इज स्टेशनरी। ठीक है ना। कॉइल इसके अंदर लगाई है। सो वापस परमानेंट मैग्नेट्स का लगाने का मोटिव हमारा यही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट स्टार्ट रोटेट इट विल क्रिएट और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि दैट वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट द टाइड्स। तो टाइडल एनर्जी हम फर्दर इसको पूरा डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। बट बेसिक मैंने एग्जांपल दिया है टाइड्स का, क्योंकि टाइड वेव्स हमारी क्रिएट हो रही हैं सरफेस के ऊपर की तरफ, और टाइड्स हमारी क्रिएट होती है यूजुअली सरफेस के अंदर थोड़ा सा। और ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएटेड एंड विद बिटवीन द अर्थ मून एंड सन। तो उसकी वजह से जो रोटेशनल हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें टाइड्स मिलती है ना। तो ये वाली वो साइट्स हैं, इसमें मैंने दिखाया भी आपको कि इसके अंदर भी सेम वही टरबाइन हम यूज कर रहे हैं कि वेदर इन और आउट, चाहे टाइड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो तब भी मेरी टरबाइन मूव करेगी, या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो तब भी। इसमें दिखाया मैंने कि टाइड्स कमिंग इन तो मेरा मूव कर रहा है टरबाइन, और टाइड्स गोज आउट तो भी मेरा मूव कर रहा है। ओके। तो और डायरेक्टली हम उसको जनरेटर को जो है पावर ग्रिड से कनेक्ट करके हम सप्लाई को उससे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। So this tidal electricity generated generation works as the tides come in, and again when it goes out, the turbines are driven by the power of the sea in the both the direction, as I told you. Okay. So what are the benefits of the ocean wave energy? इस तरह की एनर्जी का जो बेनिफिट है वो क्या हो सकता है सोसाइटी को। सो वाई बेटर देन दी अदर रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे बड़ी चीज तो यही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके अंदर हमें किसी फ्यूल की आवश्यकता नहीं है एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबल 24/7 ऑन 365 डेज। एफिशिएंसी कम या ज्यादा हो सकती है, क्यों, दिन और रात में अगर मैं वेव्स की बात करूं तो कम या ज्यादा हो सकती है वेव्स ना। ठीक है। तो दिन में हमारी वेव्स सी से लैंड की तरफ जाती है, और रात को हमारी लैंड से सी की तरफ जाती है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। सो अवेलेबल 24/7 ऑन 365 days, so therefore power produced from them is much steadier and more predictable. Waves can be accurately predicted 48 hours in advance and therefore forecast energy output, यानी कि but irregularities in wave amplitude and the direction। बिल्कुल ठीक है। हम वेदर फोरकास्ट से बता सकते हैं कि अगले आने वाले 48 घंटे में हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, बट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, है ना, कि वो कैसी है, वो कितना तेज रहेगा। ये हम शायद इसका मतलब अंदाजा या फोरकास्टिंग थोड़ी टफ रहती है, बट हमें इतना पता लग सकता है कि हाँ इन दिनों में वेव्स हमारी रहेगी तो आने वाले 48 घंटे में हमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इसका हम थोड़ा एस्टिमेटेड जो अनुमान है वो हम लगा सकते हैं, राइट। देन वी हैव अ गुड डेटा ऑन द वेव्स फ्रॉम वेव मॉनिटरिंग बॉयज। बिल्कुल भाई, वेव मॉनिटरिंग बॉयज अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा डेटा मिल सकता है वेव्स का, कि वेव्स हमारी किस तरह से काम करती है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि वेव एनर्जी कंटेन्स 100 times the kinetic energy of the wind can produce the same amount of power in less space। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि वेव एनर्जी कंटेन्स दी 1000 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, है ना। तो वो सो विंड एनर्जी से बेहतर है कि 1000 टाइम्स एनर्जी जो है हमें मिल सकती है, और उसके अंदर होती है वेव एनर्जी के। सो कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ द पावर इन द लेस स्पेस। तो विंड एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ओपन टेरेन में हमें सारे में विंड मिल्स को स्टैब्लिश या डेप्लॉय करना पड़ रहा था, तो तब एनर्जी मिलती थी हमें। तो वेव एनर्जी में क्या कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिर्फ एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के हमें उससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है और कम स्पेस का हम लोग यूज करेंगे, राइट।
So thank you so much, guys. If you have any queries, so right now that we have a query session. Thank you so much.